नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। और आज रविवार के दिन दोपहर 1:30 हम एक बार फिर से हाजिर हैं तमाम अपडेट्स के साथ, इस वक्त खाड़ी के हालात को लेकर, क्योंकि बहुत अहम बातचीत जारी थी इस्लामाबाद में पिछले कुछ 2 दिनों से। आप देख रहे थे कि जिसे इस्लामाबाद टॉक्स का नाम करार दिया गया था, जिसके लिए अमेरिका की तरफ से उनके उपराष्ट्रपति जेडी वांस नेतृत्व कर रहे थे अपने डेलीगेशंस का, जिसमें शामिल थे स्टीव विटकॉफ, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के विशेष राजदूत हैं मिडिल ईस्ट में, और जारेड कुशनर, जो कि उनके दामाद हैं। और ईरान की तरफ से भी एक अच्छा खासा डेलीगेशन वहां पहुंचा हुआ था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे कालिबाफ, जो कि ईरान के जो पार्लियामेंट है, मजलिस है, उनके स्पीकर हैं। उनके साथ ही थे अब्बास अराक्ची, जो ईरान के विदेश मंत्री हैं। तमाम दूसरे भारी भरकम नेता भी मौजूद थे, लेकिन ये बातचीत आखिरकार फेल हो चुकी है। 21 घंटे तक चली ये बातचीत और फिर इसमें देखने को मिला स्टेलमेट। देर रात तक इस्लामाबाद में लगातार जो है ये बातचीत हो रही थी। जब बातचीत की शुरुआत हुई तब हमने देखा कि सबसे पहले अमेरिका के डेलीगेशन और उधर ईरान के डेलीगेशन दोनों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ उनसे अलग से मुलाकात की। और उसके बाद ये खबरें आई कि त्रिपक्षीय बातचीत हो रही थी, 3 कॉर्नर्ड बातचीत हो रही थी, जिसमें कि ईरान, अमेरिका के डेलीगेशंस थे और साथ ही पाकिस्तान के लोग भी मौजूद थे, जिसमें शहबाज शरीफ के साथ पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, वो भी उस कमरे में शामिल थे। बाद में अलग अलग डेलीगेशंस जो हैं वो ब्रेकआउट करने लगी, क्योंकि कल हमने आपको बताया था कि कैसे ईरान के डेलीगेशन में उनके ईरान के बैंक के गवर्नर, सुप्रीम नेशनल काउंसिल के सदस्य, उनके डेप्यूटी, प्लस विदेश मंत्रालय के उनके प्रवक्ता, ये तमाम लोग मौजूद हैं। और जहां तक अमेरिकन का सवाल है, तो अमेरिकन की तरफ से भी, जैसा हमने कहा कि स्टीव विटकॉफ, जारेड कुशनर और जेडी वांस तो हैं ही, डॉक्टर एंड्रयू बेकर भी शामिल थे, जो कि डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं प्रेसिडेंट के लिए और वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी, माइकल वैंस, जो कि स्पेशल एडवाइजर हैं टू द वाइस प्रेसिडेंट फॉर एशियन अफेयर्स। तो ये तमाम लोग भी मौजूद थे, और टेक्निकल एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स दोनों ओर से। लेकिन ये जो बातचीत फेल हुई है, मुख्य रूप से इसमें 2 सबसे बड़ी पॉइंट है जिस पर बातचीत फेल हुई है। एक, हॉर्मुज स्ट्रेट संकट, क्योंकि ईरान ने ये साफ कर दिया है कि ये एक उनका सामरिक लीवरेज आज की तारीख में बन गया है, जिसको अब वो गिव अप करने के मूड में नहीं है। क्योंकि एक हकीकत तो ये है कि 28 फरवरी के पहले हॉर्मुज स्ट्रेट में कोई बाधाएं नहीं थी। यहां आराम से जहाज गुजर रहे थे, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन बाकायदा यहां पर था। लेकिन अगर ये खत्म हुआ है तो वो इस युद्ध की वजह से हुआ है, क्योंकि 28 फरवरी को जब इजराइल ने बॉम्बिंग शुरू की, उस दौरान जब ईरान और अमेरिका के बीच जिनेवा में परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत हो रही थी, और उस स्ट्राइक्स में अयतुल्ला अली खामनी की मौत होती है, बहुत सारे टॉप ब्रास नेताओं की मौत होती है। मुश्तबा खामनी, उनके बेटे, जो अब अयतुल्ला हैं, सर्वोच्च नेता हैं, उनको बहुत सीरियस फेशियल डैमेजेस हुई हैं, इंजरीज हुई हैं, वो अभी भी ट्रीटमेंट उनकी जारी है। उनकी पत्नी की मौत हुई, उनकी माँ की मौत हुई। और उसके बाद से हमने देखा कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जिस तरीके से उस पर नाकेबंदी की और माइनिंग की, और कह दिया कि भाई जो लोग हमसे युद्ध लड़ रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं, उनके लिए ये स्ट्रेट खुला हुआ नहीं है। बाकी जो भी देश हमारे दोस्त हैं, जिनके साथ ताल्लुकात ठीक हैं, उनको हम गुजरने की इजाजत दे रहे हैं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो साझा ऑपरेशंस हैं वो ओमान और ईरान मिलकर करते हैं। तो ईरान ने अब यही कहा है कि आने वाले दिनों में वहां से एक तय सीमा होगी, उसी के तहत सर्टेन नंबर ऑफ शिप्स गुजरा करेंगी, ट्रांजिट फीस रखेंगी, उनको संयुक्त रूप से ही ऑपरेट करेंगे ईरान और ओमान। और ये जो पैसे हैं, इससे ईरान के अंदर रीबिल्डिंग की जाएगी, उनके जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया है, ब्रिजेस, रेल्स और सड़कों से लेकर। यहां ईरान के सूत्रों के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका ने निगोशिएटिंग टेबल पर बेसिकली वो करने की कोशिश की जो अभी तक वो युद्ध के रास्ते, जंग के रास्ते नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उनकी जो पोजीशंस हैं वो चेंज हुई है। हमने देखा शुरू में डोनाल्ड ट्रंप ने यही कहा था कि हम ईरान के लोगों के लिए, उनकी आजादी के लिए हम लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा था हम रिजीम चेंज कर रहे हैं, हालांकि अब वो कहने लगे हैं मैंने तो कभी नहीं कहा कि रिजीम चेंज मेरा गोल है, जबकि वो क्लियरली डे 1 से उनका गोल था। लेकिन रिजीम चेंज भी हो नहीं पाया। फिर वो कहने लगे कि भाई ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है उसको खत्म करना है, उसी परमाणु कार्यक्रम को जिसका उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया था, ऑब्लिटरेट कर दिया था पिछले साल हुए 12 दिनों के संघर्ष में और कॉन्फ्लिक्ट में।
वो भी नहीं हो पाया। और उसमें मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि एक बहुत अच्छी बातचीत है एम्बेसडर राकेश सूद के साथ में, जो भारत के पूर्व विशेष राजदूत थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 2013-14 के बीच में, ऑन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन इश्यूज, ऑन डिसआर्मामेंट। उसको आप हमारे चैनल के लाइव स्ट्रीम सेक्शन में जाएंगे तो आप पूरी बातचीत, घंटे भर की बातचीत है जो आप देख सकते हैं, उसका एक एक्सर्प्ट वीडियो सेक्शन में आपको मिल सकेगा। और एक दूसरी बातचीत है कर्नल राजीव अग्रवाल के साथ में, वो पूरी बातचीत आज शाम आप 7 बजे देख सकते हैं उनकी नई किताब पर, कि कैसे ईरान युद्ध की जो जड़ें हैं वो गाजा से जोड़कर देखे जाने की जरूरत है, जहां इजराइल और हमास के बीच में युद्ध जारी है 7 अक्टूबर 2023 के बीच से। इन दोनों एनालिसिस को आप जरूर देखिएगा। साथ ही ईरान के सूत्र ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका ये बार बार डिमांड कर रहा है कि ईरान ने अभी तक जो यूरेनियम इनरिच किया है वो हैंड ओवर करे, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आप उसकी चाबी अमेरिका को दे दे, डोनाल्ड ट्रंप को दे दे। लेकिन ईरान साफ कह रहा है कि इस पर हमारी संप्रभुता है, हम इसे सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल वाटर्स के तौर पर नहीं ट्रीट करते हैं, और ये अगर चाबी दे दिया तो हमने एक बड़ा स्ट्रेटेजिक लीवरेज खो दिया इस युद्ध में। ये ईरान की समझ है। और वो एम्बेसडर राकेश सूद के साथ बातचीत को देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप लोगों को याद दिला दें कि कैसे ईरान ने दरअसल मदद की थी अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की 9/11 हमलों के बाद में, जब अमेरिका ने हमला किया था अफगानिस्तान में अलकायदा की खोज में तालिबान के खिलाफ। लेकिन जॉर्ज बुश ने फिर उसके बाद अपना सुर बदल दिया और फिर एक्सेस ऑफ ईविल की बात करने लगे ईरान और नॉर्थ कोरिया को उसमें शामिल करके। बावजूद इसके कई सालों की कोशिशों के बाद में जब ओबामा राष्ट्रपति थे, जिस तरीके से JCPOA डील पर बात बनी थी, 3 साल लगे थे बातचीत शुरू होने के लिए। 150 पन्नों का एक डील, एक अग्रीमेंट, एक अच्छा अग्रीमेंट था जिसमें ईरान ने लगभग अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सभी शर्तों पर हामी भर दी थी। अंतर्राष्ट्रीय जो परमाणु मॉनिटरिंग एजेंसी है, वॉचडॉग है, IAEA, ईरान ने कह दिया था कि आप लोग आकर मॉनिटर कीजिए, हम जो भी परमाणु कार्यक्रम कर रहे हैं वो हम सिर्फ सिविल रीजंस के लिए कर रहे हैं, हम हथियार बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं। क्योंकि 2003 में बकायदा अली खामनेई ने एक परमाणु फतवा जारी किया था और कहा था कि इस्लाम में परमाणु हथियार बनाना हराम है, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये जो बार बार धोखाधड़ी का एक सिलसिला चलता रहा अमेरिका की तरफ से, तो उससे सवाल यही होता है कि आज अमेरिका आखिर एक्सपेक्ट क्या कर रहा है। पाकिस्तान ने ये जो कोशिशें की हैं, शहबाज शरीफ, असीम मुनीर ने इस बैठक के लिए एक वेन्यू फैसिलिटेट किया, अगर आपको लगता है कि इस बैठक में जाकर आप वापस से और दबाव बनाएंगे, नया आखिर क्या गिव होगा ईरान की तरफ से और क्यों होगा? What will Iran be willing to compromise and give further when it comes to the nuclear talks? आप जो कह रहे हैं कि आप अपनी एनरिच्ड यूरेनियम हमको दे दीजिए, तो बात यही हुई कि ईरान ने कहा कि हम अपनी जो संप्रभुता है उसको हम मिलिट्री मीन से ही हम डिफेंड करेंगे। नेतन्याहू निश्चित रूप से खुश होंगे क्योंकि वो तो चाहते नहीं है कि युद्ध खत्म हो। लेबनान पर लगातार उनके हमले जारी हैं, सदर्न लेबनान पर। रविवार को आज उनकी बात होनी थी लेबनान की सरकार के साथ से, अब वो बातचीत भी नहीं हो रही है क्योंकि लेबनान की सरकार में एक पॉलिटिकल आउटफिट है हिजबुल्लाह, जिसके खिलाफ युद्ध को वो साइट करते हुए, उसको एक वजह बताते हुए इस तरीके से बर्बादी और कहर बरपा रहे हैं लेबनान के आम लोगों पर, बच्चों, महिलाओं, मेडिकल पर्सनल, वहां जर्नलिस्ट्स पर उनकी टारगेट किलिंग कर रहे हैं। तो ईरान के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं डॉक्टर इस्माइल बगाई, उन्होंने कहा है कि वी रीच अंडरस्टैंडिंग ऑन सेवरल इश्यूज, बहुत सारे मसलों पर हमारी एक साझा अंडरस्टैंडिंग बनी थी, बट की डिफरेंसेस रिमेन्ड ऑन 2-3 मेजर पॉइंट्स। लेकिन 2-3 बड़ी बातों पर, जिसमें हमने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दूसरा आपका परमाणु कार्यक्रम की एनरिचमेंट को लेकर, और तीसरा ईरान की संप्रभुता को रिकॉग्नाइज करने को लेकर। ईरान जो कह रहा है कि भाई हमको इंटरनेशनल सिक्योरिटी गारंटीज चाहिए कि नेतन्याहू और आप या फ्यूचर ट्रंप के बाद में कोई भी और राष्ट्रपति आता है वो बार बार ईरान पर हमला नहीं करेगा। इन बातों पर बात नहीं बन रही है। और इन 21 घंटों की बातचीत में यह भी कहा जा रहा है कि जेडी वांस जो है वो लगातार संपर्क साधे हुए थे, निश्चित रूप से वॉशिंगटन DC के साथ में। काफी दफा उन्होंने बात की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से, सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ से, US ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट से, क्योंकि जब रेपरेशंस का मसला आता है
कि भाई ईरान को कॉम्पनसेशन कैसे दे जो उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुई है, या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के लिए क्या कोई एक आर्थिक व्यवस्था की जा सकती है जहां एक फीस ईरान को दे दी जाए और कंट्रोल ले ली जाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर वैसे 40 मुल्कों की एक बातचीत होनी है सोमवार को, जिसे कीर स्टामर लीड कर रहे हैं, यूके के प्रधानमंत्री, और इन देशों ने एक वर्चुअल मुलाकात भी की थी जिसमें भारत भी शामिल हुआ था और विक्रम मिस्री उसमें शामिल हुए थे, हमारे विदेश सचिव। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को आगे आखिर कैसे जो है डील किया जाए अंतरराष्ट्रीय रूप से, क्योंकि एक निश्चित रूप से उस नाकेबंदी का एक भयंकर असर देखने को मिला है दुनिया भर के ऊर्जा सप्लाईज पर, ट्रेड कनेक्टिविटी पर। 20% एनर्जी सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होता है। तो इस दौरान ये जो पाकिस्तान में बातचीत है, जिसके बाद जेडी वैंस अपनी डेलीगेशन के साथ, जारेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ के साथ और ईरानियन डेलीगेशन वापस चले गए हैं। जेडी वैंस ने क्या बातें कही, आइए पहले मैं आपको सुनाती हूँ। Well, good morning, everybody. And let me say a couple of notes. We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. That China is preparing to ship weapons to Iran. Well, if China does that, China's going to have big problems, okay? तो देखिए ये जो जेडी वैंस ने तमाम बातें कही हैं, और इसमें मैं एक बार फिर से आपको डोनाल्ड ट्रंप की एक छोटी सी बाइट 7 सेकंड की क्लिप सुनाती हूं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को पूछा गया कि अब जबकि बातचीत फेल हो गई है, खबरें आ रही हैं कि चीन आर्म्स सप्लाई ईरान को भेज रहा है, उस पे डोनाल्ड ट्रंप का जो रिएक्शन था, our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. That China is preparing to ship weapons to Iran. Well, if China does that, China's going to have big problems, okay? तो अमेरिका कह रहा है हमको परमानेंट गारंटी चाहिए कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की आगे भी कोशिश नहीं करेगा। अभी तक आपने जितना यूरेनियम इनरिच किया है वो आप हमें दे देंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का नियंत्रण आप दे देंगे, आपके पास नहीं रहेगा। और ईरान कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का नियंत्रण बकायदा हमारे और ओमान के पास रहेगा, हम जॉइंटली ऑपरेट करेंगे। दूसरा, हमको आप अंतरराष्ट्रीय सिक्योरिटी गारंटी दे दीजिए कि आने वाले वक्त में एक बार फिर से अमेरिका, इजराइल हम पर हमले नहीं करेगा। और सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि ईरान के जितने रीजनल एलाइज हैं, जिसमें कि आपकी लेबनान में हिजबुल्लाह शामिल है, येमेन में हुतीज शामिल है, और ये तो सबसे बड़ा पेंच बना ही हुआ था। और यही वजह है कि ईरान की जो डेलीगेशन है वो देर से पहुंची थी, लास्ट मिनट तक सस्पेंस जारी रहा था कि वो पहुंचेंगे या नहीं टॉक्स के लिए इस्लामाबाद में, क्योंकि वो कह रहे थे कि लेबनान में अगर इजरायली हमले जारी रहे तो हम नहीं आने वाले हैं, फिर हम इस संघर्ष विराम को तोड़ देंगे, जिस संघर्ष विराम के लिए हम ही भरी गई थी 2 हफ्तों के लिए। तो अब बड़ा सवाल यह है कि यहां से आगे किया, इस्लामाबाद टॉक से इस्लामाबाद अकॉर्ड का स्वरूप तो नहीं बन पाया जो उम्मीद थी पाकिस्तान को, जिसके लिए पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि हम कम से कम एक समझौते का स्वरूप, एक मसौदा बना सके। और यहां कुछ अहम चीजें हैं जो आगे आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। पहला, तुर्की क्या करता है, और क्यों तुर्की की बात कर रही हूं मैं, अब राष्ट्रपति अर्दोआन की तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त, क्योंकि तुर्की ने नेतन्याहू को जेल की सजा सुनाई है 5000 सालों के लिए। वहां आपको याद दिला दें कि जिस तरीके से गाजा का ब्लॉकेड जारी है, जब से 7 अक्टूबर 2023 को हमास का आतंकी हमला हुआ इजराइल पर, और इजराइल ने जो डिस्प्रपोर्शनेट युद्ध छेड़ दी गाजा पर, जिसके बारे में मैंने कर्नल राजीव अग्रवाल से बातचीत की है, और उसमें 75,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है, वो नरसंहार है। अंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू को एक वॉर क्रिमिनल करार दिया है, और गाजा में जो कुछ हुआ है उसे नरसंहार करार दिया है। तो तुर्की ने कहा है कि 5000 सालों की जेल के लिए, क्योंकि वहां अक्टूबर में, पिछले साल अक्टूबर, जब आपकी गाजा जो फ्लोटिला है अक्टूबर 2025 में, सुमुद गाजा फ्लोटिला,
उसमें एड वर्कर्स, अंतर्राष्ट्रीय जो हैं ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ असिस्टेंस मटेरियल लेकर एनजीओ वर्कर्स, एक्टिविस्ट्स वो जा रहे थे गाजा तक पहुंचाने के लिए। उसको इंटरसेप्ट कर लिया गया था, लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तो उसके लिए तुर्की की तरफ से पनिशमेंट दिया गया है, जिसमें सिर्फ नेतन्याहू ही नहीं बल्कि एक 35 इजरायली टॉप लीडर्स और सदस्यों की सूची है, जिसमें शामिल हैं उनके डिफेंस मिनिस्टर कैट्ज, उनके राष्ट्रीय सुरक्षा जो मिनिस्टर है, नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन गुवीर, और शनिवार को ये इंडाइटमेंट सुनाया गया है। उसके बाद तुर्की के विदेश मंत्रालय की तरफ से बाकायदा एक बयान भी जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि नेतन्याहू की जो ऑब्जेक्टिव है वो कोशिश यही है कि कैसे ये जो शांति वार्ता जारी है उसको सैबोटाज किया जा सके, इसीलिए वो लेबनान पर अपने हमलों को जारी रख रहा है। और अगर ये युद्ध बंद हो गया, अगर ये शांति कायम हो गई, तो फिर उसको अपने देश में भी जो है ट्रायल फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आज से नेतन्याहू के खिलाफ वापस से वॉर ट्रायल्स शुरू हो रहे हैं, जिसको नेतन्याहू ने कहा कि पोस्टपोन किया जाए क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, हम वी आर एट अ स्टेट ऑफ वॉर। और इसीलिए प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की ने कहा है कि इफ वॉर ब्रेक्स आउट एंड पाकिस्तान फेल्स टू एस्टैब्लिश पीस, इट इज आवर ड्यूटी टू अटैक इजराइल। अगर बात नहीं बनी, जो अब साफ हो गया बात नहीं बनी है क्योंकि दोनों डेलीगेशंस वापस लौट चुके हैं अपने अपने मुल्क, तो तुर्की की अब ये जिम्मेदारी होगी कि वो इजराइल पर हमला करे। तो एक तो देखने वाली बात ये होगी कि तुर्की का अब रुख क्या होता है, क्योंकि ये तो अब आप मानकर चलिए कि युद्ध रिज्यूम होगा, आज नहीं तो कल के अंदर हो जाएगा। भले ही इनिशियली ये कहा गया था कि 2 हफ्ते के लिए हम संघर्ष विराम करेंगे, लेकिन ये संघर्ष विराम जारी रहेगा ऐसा नहीं लगता। अब नेतन्याहू विल प्रेस ऑन ट्रम्प कि युद्ध को जो है आपकी बातचीत फेल हो गई है, आपकी शर्तों को नहीं माना गया है, तो युद्ध को आप मत रोकिए, आप पूरी तरीके से जो है बमबारी वापस से शुरू कर दीजिए। तो एक तो देखने वाली बात होगी कि तुर्की क्या अब इस युद्ध में, क्योंकि तुर्की अमेरिका का नेटो एलाई है, और अगर तुर्की इस युद्ध में जुटता है तो नेटो के भविष्य पर सबसे बड़े जो सवाल खड़े हैं वो और तीखे हो जाएंगे, क्योंकि नेटो में हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं लगातार जो डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां हैं, गलियाना है नेटो को। ऑलरेडी जो ये ट्रांस अटलांटिक सिक्योरिटी पार्टनरशिप है जो बनी थी, इसमें इतनी दरारें आ चुकी हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप ने डेनमार्क को लेकर ऑफेंसिव कमेंट्स किए, अग्रेसिव बिहेवियर दिखाया, आइसलैंड को लेकर दिखाया, यूरोप को लगातार निशाना साध रहे हैं। और यूरोप में आज हम देख रहे हैं कि इजराइल को लेकर एक कितना ज्यादा जो है अलग रवैया हो चुका है, जहां उनकी फार राइट नेता हो जॉर्जिया मेलोनी, या फिर फार लेफ्ट नेता हो स्पेन के पेड्रो सैंचेज, या जर्मनी, फ्रांस, या खुद जो दूसरे एलाइज हैं अमेरिका के, कनाडा, मार्क कार्नी, ब्रिटेन, केयर स्टार्मर, तमाम लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को इस युद्ध में एक तरीके से कह दिया कि भाई हम नहीं आ रहे हैं तुम्हारे इस युद्ध के लपेटे में, जिस युद्ध की कोई बेसिस नहीं है। इसको आपने ना संसद से अप्रूव करवाया है अमेरिका के, ना आपने यूएन का कोई आपने अप्रूवल लिया है। हम नहीं फंसना चाहते हैं, ये युद्ध अवैध है। इन एज मेनी टर्म्स इन नेताओं ने इसे इलीगल वॉर कहा है। इजराइल के ऑफेंसिव इन लेबनान को भी इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है मार्क कार्नी ने। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंटनी अल्बनीजे ने, ये तमाम एंटनी अल्बनीजे, केयर स्टार्मर, मार्क कार्नी, देखिए कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे हिस्सा हैं फाइव आइज का, जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है अमेरिका की सबसे बड़ी। और ये तमाम ऐसे मुल्क हैं जो आज तक यही माना जाता था कि अमेरिका जो कह देगा ये वही फॉलो करेंगे, बैक द डॉग बैक द टेल वाली पॉलिसी। लेकिन वो अब इतना बदलाव आ गया है, ये जो रीसेट देखने को मिल रहा है दुनिया में, दिस इज द बिगेस्ट आउटकम ऑफ दिस वॉर। अमेरिका का डोमिनेंस खत्म हो चुका है। अमेरिका का डोमिनेंस दुनिया में अपने यूरोपियन एलाइज के साथ खत्म हो चुका है, नेटो के साथ खत्म हो रहा है। नेटो में दरारें जो हैं वो बहुत गहराती जा रही हैं। वेस्ट एशिया में, गल्फ में जो अमेरिका की सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को लेकर बात की जाती थी 90s के दशक में हुए खाड़ी युद्ध के बाद से, वो चरमरा रहा है। सऊदी, यूएई भले ही इस युद्ध में अभी भी जुटे हों, और सऊदी अरब तो पाकिस्तान से उम्मीद कर रहा है कि सिक्योरिटी पैक्ट के तहत जो है पाकिस्तान अब उनके लिए, उनके बिहाफ पर आकर लड़ाई लड़े। और इसी बात से बहुत असहज भी था पाकिस्तान, इसीलिए कोशिशें कर रहा था पीस ब्रोकर करने के लिए। तो वो वेस्ट एशिया का जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला है वो भी बदल रहा है। और इन सब के बीच में जो रीसेट है
उसमें एक बड़ी बात है कि ये रीसेट अलाइंड हो रहा है विथ चाइना. चाइना हैज गेन्ड फ्रॉम दिस वॉर. एक तो चाइना के जब जब युद्ध होते हैं, ऑपरेशन सिंदूर में, पाकिस्तान में हो या ईरान वॉर में हो, चाइना को पता चल रहा है कि भाई उनके अपने हथियारों में कितना दम है. दूसरी बात है, चाइना तेल की सप्लाईज ले रहा है रूस से, ईरान से, वो बंद नहीं हुए हैं. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उसको प्रॉब्लम उतनी नहीं हो रही है. तीसरा, चाइना का जो प्रीमियम है इन अ वे, क्योंकि वो मीडिएशन जब जो वेस्ट एशिया में करता है, बिहाइंड द सीन्स मीडिएशन करता है, वो उसकी जो स्टॉक्स हैं दोज आर ऑन द राइज. और पेड्रो सैंचेज जो कि स्पेन के नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, जिनको लेकर डोनाल्ड ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू बेहद गुस्से में हैं. बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कह दिया कि हम भाई सैंचेज के साथ में हम अपना रिश्ता खत्म कर रहे हैं. डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया कि हम अपनी तमाम ट्रेड रिलेशंस वगैरह को कट ऑफ कर रहे हैं. तो पेड्रो सैंचेज अब पहुंच चुके हैं चीन आधिकारिक दौरे के लिए. पहला दौरा नहीं है जब से वो बने हैं, इसके पहले भी कई दफा जा चुके हैं. लेकिन इस दफा जब जा रहे हैं तो कैसे वक्त में जा रहे हैं जब इजराइल और अमेरिका दोनों ने ही कह दिया है कि हमको आपके साथ रिश्ते की जरूरत नहीं है, हम ट्रेड कट ऑफ कर रहे हैं. तो ये जो पूरी की पूरी एक रीबैलेंसिंग देखने को मिल रही है दुनिया में, ये एक बहुत अहम टिपिंग पॉइंट है इन जियोपॉलिटिक्स, जो इस युद्ध का सबसे बड़ा नतीजा है. और इसीलिए ये जरूरी हो जाता है देखना कि जब ये युद्ध रिज्यूम होता है तो उसमें आखिरकार जो पाकिस्तान की फोर्सेस हैं, क्या उन्हें ज्वाइन करना पड़ेगा सऊदी अरब को? क्योंकि सऊदी अरब की तरफ से ये खबरें आ रही हैं कि वहां ऑलरेडी पाकिस्तान की फोर्सेस जो हैं वो तैनात हो रही हैं. इस बाबत बाकायदा खबरें आ रही हैं कि सऊदी अरब की जो हैं काफी फोर्सेस, करीब करीब की पाकिस्तान की एक कंटिंजेंट अराउंड, जिसमें 13,000 सोल्जर्स हैं, 10 से 18 जेट्स हैं, वो सऊदी अरेबिया पहुंच चुकी हैं. गल्फ किंगडम ने इसकी अनाउंसमेंट की है. तो पाकिस्तान अगर इस युद्ध में घुसता है, पाकिस्तान के लिए अपनी मुश्किलें बहुत बढ़ेंगी. ईरान के साथ उनके रिश्ते बहुत आसान नहीं रहे हैं. इस टॉक्स की वजह से गुडविल जरूर हुई है. ईरान और पाकिस्तान के लोग एक दूसरे को करीब जरूर मानते हैं. मुश्तबा खामनेई ने नवरोज के मैसेज में कहा था कि उनके पिता अली खामनेई के पसंदीदा मुल्कों में शामिल था पाकिस्तान. लेकिन जो बलूचिस्तान प्रोविंसेस हैं, जिनके जड़ें ईरान के बलूचिस्तान प्रोविंस से जुड़ी हुई हैं, वहां पर जिस तरीके के मास प्रोटेस्ट्स देखने को मिल रहे थे, वहां युद्ध छिड़ी थी ईरान पाकिस्तान के बीच में कुछ वक्त पहले, तो वो हालात फिर बिगड़ेंगे. ईरान में एक बड़ा शिया समुदाय है, उनकी अपनी एक अग्रेसिव रिएक्शन देखने को मिलेगी अगर पाकिस्तान ने मोर्चा खोला ईरान के खिलाफ मजबूरी में आकर सऊदी अरब से. तो ये बहुत मुश्किलात हैं. इन सब के बीच में मैं उन लोगों को एक संदेशा जरूर दूंगी जो लोग अब मजाक उड़ा रहे हैं कि देखो कुछ नतीजा तो निकला नहीं पाकिस्तान से, अब क्या कहोगे. एक कोशिश थी इसमें डायरेक्टली पाकिस्तान को लूज करने के लिए. पाकिस्तान से ज्यादा अमेरिका ने लूज किया है. कोशिशों का आप स्वागत करें. ये जले कटे बयान देकर क्या फायदा. 2 दिन के लिए ही भले ही जो है, कम से कम अगर ये युद्ध रुकी हुई थी ईरान और अमेरिका के बीच में, आप देखिए ईरान के लोग कैसे कैफेटेरिया पहुंच रहे हैं. कुछ घंटों के लिए कम से कम लग रहा है कि उनकी जिंदगी वो नॉर्मली जी रहे हैं. बार बार युद्ध की मांग करने वाले लोग जरा जरूर सोचें, क्या आपने सोचा है कि युद्ध के क्षेत्र में जिंदगी कैसी होती है, जब आपको एक छोटे से बक्से में अपनी पूरी जिंदगी को समेट कर विस्थापित होने के लिए मजबूर होना पड़ता है. एक रेफ्यूजी की जिंदगी जीनी पड़ती है. पूरे के पूरे परिवार उड़ जाते हैं, घर के चिराग छीन लिए जाते हैं, बुझा दिए जाते हैं, कोई जवाबदेही नहीं होती है. इसलिए युद्ध के लिए दुआ मत कीजिए. दुआ कीजिए कि थोड़ी सी विजडम और सेंस प्रिवेल करे हमारे वर्ल्ड लीडर्स पर. हालांकि उसकी उम्मीदें इस वक्त कम हैं. और पाकिस्तान के मंत्री इशाक डार ने क्या बातें कही वो भी सुना देती हूँ आपको मैं.
Kareem. Assalamu alaikum, a very good morning. Let me begin by expressing my deep gratitude to the Islamic Republic of Iran and the United States of America for responding to the call made by Prime Minister of Pakistan, Mohammad Shahbaz Sharif, for an immediate ceasefire in the region, as well as for accepting Prime Minister's invitation for holding peace talks in Islamabad. The delegation of the United States of America was headed by the US Vice President J.D. Vance, and the delegation of the Islamic Republic of Iran was headed by Speaker of the Iranian Parliament, Bakhar Ghalibaf, arrived yesterday in Pakistan to participate in Islamabad talks. I, along with the Chief of Defense Forces and Army Chief, Field Marshal Syed Asim Munir, helped mediate several rounds of intense and constructive negotiations between the two sides that continued through the last 24 hours and ended this morning. On behalf of Pakistan, I would like to express gratitude to the two sides for appreciating Pakistan's efforts to help achieve the ceasefire and its mediatory role. We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. It is imperative that the parties continue to uphold their. तो देखा आपने कि पाकिस्तान के मंत्री कह रहे हैं कि बहुत राउंड्स ऑफ टॉक्स हुई, नतीजा नहीं निकला, लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कि दोनों ओर में कोशिशें जारी रहीं। बहरहाल जो मैंने कहा, इस वक्त देखना यही होगा कि अब युद्ध जब जारी होता है, क्या पाकिस्तान की फोर्सेस सऊदी के बिहाफ पर लड़ती हैं, क्या तुर्की इजराइल पर हमला करता है, गल्फ में कैसे, वेस्ट एशिया में कैसे रिश्तों का रीसेट होता है, और चीन और रशिया की क्या भूमिका रहती हैं, whether it is in terms of arms supply to of course intelligence supplies। ये तमाम अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन शाम 7 बजे कर्नल राजीव अग्रवाल और उनकी किताब पर उस बातचीत को जरूर देखिएगा डिटेल कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस के लिए। हमारे इस YouTube पर हम कोशिश करते हैं कि सिर्फ व्हाट्सएप ज्ञान आपके साथ शेयर ना करें, और कुछ अच्छे वक्ताओं को मैं, अच्छे स्पीकर्स को लेकर आती हूं ताकि आप उनके इंफॉर्मेशन और इंसाइट से जानकारी हासिल कर सकें। लॉन्ग डाइव कॉन्वर्सेशन है, मुझे पता है लोगों को आज की तारीख में रील्स और शॉर्ट्स की आदत हो गई है 1-1.5 मिनट के कॉन्वर्सेशंस की, लेकिन आप में से जो लोग पूरे कॉन्वर्सेशंस को देखते हैं, आपका शुक्रिया। अपना बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए तमाम कंटेंट अलर्ट के लिए। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।